हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये असाइनमेंट जो दिया था इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे अब नेक्स्ट तुम्हारा जो कंपाउंड है दैट इज SO3। तो सबसे पहले प्रिपरेशन देखें। H2SO4 प्लस P4O10। हम लोगों ने P4O10 की डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि क्या करता है। ये बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या कर देगा, वाटर रिमूव कर देगा, ठीक है। और वाटर रिमूव करेगा तो देखो क्या होगा, H2SO4 का क्या बनेगा, एनहाइड्राइड। और ये किसमें तुम्हारा हो जाएगा, अपने ऑक्सी एसिड में। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। Fe2SO4 होल थ्राइस को हीट करो लेस देन 800 डिग्री सेल्सियस पे, क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस, ठीक है, ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो क्या हो जाता है, Fe2O3 प्लस ये SO2 फर्दर किसमें टूट जाएगा, SO2 प्लस O2 में। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। SO2 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेटिनम एज अ कैटलिस्ट क्या बना देगा तुम्हारा, SO3, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, SO3 एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट में नॉर्मल कंडीशंस पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसके टू फॉर्म्स होते हैं, सिंपल लाइक HPO3। जैसे HPO3 था मेटाफॉस्फोरिक एसिड, वो भी दो स्टेट में एग्जिस्ट करता था, एक ट्राइमर और एक लॉन्ग चेन पॉलीमर, ठीक है। इसको ध्यान रखो कैसे कि HPO3 की तरह इसके भी दो फॉर्म्स होंगे, एक ट्राइमर और एक लॉन्ग चेन पॉलीमर। तो देखो ट्राइमर बनाओगे तो कैसे, SO पहले तो SO बॉन्ड बना है, ठीक है। अब हर एक इस पे दो डबल बॉन्ड हो दे दो, हर एक सल्फर पे दो डबल बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। SO3N बनाना है तो SO ये बनाते गए और ये रिपीट करेगा, सिमिलरली इधर रिपीट करेगा और हर एक उस पे दो डबल बॉन्ड हो, हर एक इस पे दो डबल बॉन्ड। क्लियर है, आया समझ में। तो सिमिलर टू HPO3 इसके भी दो टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, उसी की टाइप से बन भी रहे हैं, ध्यान रखो, एक ट्राइमर और एक लॉन्ग चेन पॉलीमर। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में ध्यान रखना है, सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर्स है। गैसियस स्टेट में स्ट्रक्चर इसका कैसे आता था, ये मोनोमर की तरह, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स है दीज आर इन सॉलिड स्टेट। गैसियस स्टेट में इसका स्ट्रक्चर कैसे है, ये, ठीक है, जो हम लोग नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन से निकालते थे, ठीक है। नेक्स्ट एसिडिक नेचर, SO3 प्लस H2O क्या बनेगा, H2SO4। तो SO3 की NaOH के साथ रिएक्शन कराई, क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। SO3 प्लस CaO, ये किसका, H2SO4 का, ये किसका, CaOH होल ट्वाइस का। तो क्या बनेगा, CaSO4 प्लस H2O। अब लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा हाइड्रोजन नहीं था तो इसलिए वाटर क्या कर दोगे, रिमूव, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा ट्रू एंड फॉल्स था, SO3 कैन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स, SO3 कैन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो सकता है, मतलब ये ट्रू है। लेकिन कैन बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, अगर दूसरों को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। क्लियर है, आया समझ में। तो नेक्स्ट अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह SO3 खुद किस में जाएगा, SO2 में। तो देखो S प्लस SO3, तो सल्फर को SO2 में गया और खुद भी किस में रिड्यूस हो गया, SO2। खुद तो हमेशा सब किस में जाएगा, SO2। HBr को Br2, P4 को ड्राई है, वाटर नहीं गिवन है, इसलिए P4O10 और P4 या P2O5। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट अब ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, ये नाम बताते वाले, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। ये क्या आएगा तुम्हारा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या इसको क्या भी बोलते हैं, ओलियम, ठीक है, याद करो इसको क्या भी बोला जाता था, ओलियम। ये क्या आएगा, पायरोसल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। ये क्या आएगा, देखो इसमें क्या किया, H2SO4 में एक O को S से रिप्लेस कर दिया है, क्या आएगा, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आया। H2SO5 पर ऑक्सी
मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको क्या भी बोलते थे, केरोस एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होता था, केरोस एसिड। ये परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको क्या भी बोलते थे, मार्शल्स एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर बताते जाओ भाई। H2SO4, ये H2SO3, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये क्लियर है। पायरोसल्फ्यूरस एसिड में तुम्हें बताया था कि इसमें इस टाइप से नहीं बनता है, इसका क्या आता है, लाइक दिस। ठीक है, इसका एक अलग से बताया था। ठीक है, एक्सेप्शन टाइप स्ट्रक्चर होता है, याद करो। ठीक है, H2H2O3 H2SO4 के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्डों को किससे रिप्लेस कर दिया, डबल बॉन्ड S से। ठीक है, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी बॉन्ड होता है ये। ठीक है, ये परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, आया समझ में। ठीक है, स्ट्रक्चर्स तुम्हारे सारे बॉन्डिंग में करवा दिए, चुके एक बार जाके इनको देख लो चाहे तो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट अब सबसे पहला जो एसिड पढ़ेंगे दैट इज H2SO4। सबसे पहले प्रिपरेशन अगर देखी जाए इसकी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, जैसे इसका हम लोग अमोनिया के लिए कौन से सारे नाम याद होने चाहिए। अमोनिया के लिए हेबर्स, नाइट्रिक एसिड के लिए ऑस्टोवाल्ड, H2SO4 के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या कहते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग सल्फर को या मेटल सल्फाइड्स को, ठीक है, सल्फर और मेटल सल्फाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो S प्लस O2 करोगे क्या बनेगा, SO2। FeS प्लस O2 किस क्या बनेगा, FeO प्लस SO2। ये रोस्टिंग की रिएक्शन है। ये कैसे बनी अभी नहीं ध्यान दो, ठीक है, ये हम लोग जब मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वहां समझ जाएंगे। ठीक है, ये रोस्टिंग की रिएक्शन है, हम लोग मेटलर्जी में इसको देखेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है SO2 जनरेट करना है। SO2 कैसे जनरेट करते हैं, इधर सल्फर को या मेटल सल्फाइड्स को तुम O2 की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में क्या कर दो, हीट करो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो SO2 ऑब्टेन्ड हुआ फर्स्ट स्टेप को, उसको कैटलिस्ट V2O5 की प्रेजेंस में, ठीक है, हम लोग O2 से ऑक्सीडाइज कराएंगे, क्या बनाएंगे, SO3। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम लोग बोलते थे C प्लस O2 करते थे एक्सेस में तो CO2 बनता था, P4 प्लस O2 बोलते थे एक्सेस में तो P4O10 बनता था। मतलब ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड दे रहे हैं। लेकिन सल्फर O2 के साथ तुम्हारा एक्सेस में क्या देगा, एक्सेस में तुम्हारा क्या देगा, SO2। आया समझ में। ठीक है, ये SO3 नहीं देता है। अगर मुझे SO3 बनाना है तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैटलिस्ट की। ठीक है, ये कैटलिस्ट पिछले पहले हम लोगों ने देखा प्लैटिनम भी यूज कर सकते थे। ठीक है, इससे पहले जब SO2 से SO3 की प्रिपरेशन देखी तो प्लैटिनम भी यूज किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या यूज होता है, V2O5। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, सल्फर इन एक्सेस ऑफ एयर ऑक्सीडाइजेस टू SO2। अगर मुझे SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना है तो वी विल रिक्वायर अ कैटलिस्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, देखो SO3 तैयार हो गया है। अब SO3 को हम लोगों ने क्या किसमें तुम्हारा डिसॉल्व किया, H2SO4 में। SO3 को H2SO4 में डिसॉल्व करोगे क्या बनेगा, ओलियम H2H2O7। अब H2H2O7 को वाटर में मिला दिया तो क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। क्लियर है। अब देखो यहां एक चीज ध्यान से देखना, तुम लोग बोलोगे कि स्टेप 2 में जब SO3 बन गया है तो हम लोग SO3 को डायरेक्टली पानी में मिला दें, और SO3 को पानी में डायरेक्टली मिला दोगे तो H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, हाँ बनेगा, जरूर बनेगा। तो ये क्यों कर रहे हैं कि पहले H2SO4 में मिला रहे हैं, ओलियम बना रहे हैं, फिर ओलियम को H2O में मिला रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये तुम्हारा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है
और ये चीज, ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर तुम SO3 को पानी में डायरेक्टली डिसॉल्व करोगे तो ये इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि तुम्हारा स्प्लैशेस ऑफ H2SO4 बाहर आते हैं, और वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा डेंजरस। ठीक है, आया समझ में? तुम SO3 पानी मिलाओगे, वो उड़ के या उछल के बाहर आ जाएगा, और उछल के बाहर आएगा तो इट कैन बी डेंजरस फॉर प्रिपरेशन, और अगर आसपास कोई तुम्हारा वर्कर या कोई भी ह्यूमन हुआ तो उसके H2SO4 क्या कर सकता है, तुम्हारा डैमेज कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ठीक है, तो तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि आफ्टर स्टेप 2 SO3 can not be directly dissolved in H2O to produce H2SO4 because this reaction is highly exothermic and splashes of H2SO4 comes out which are dangerous। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सबसे पहले H2SO4 में डिसॉल्व करके ओलियम बनाया, अब इस ओलियम को पानी में डिसॉल्व करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, एक तो जो लगा और एक एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हमारा एक तो जो लग रहा था H2SO4 वो बन गया और एक एक्स्ट्रा बन गया, तो दिस, ठीक है, स्टेप 3 के बाद हमें क्या तुम्हारा मिल जाएगा, H2SO4। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट ध्यान दो। नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अदर प्रोसेस में। अदर प्रोसेस में एक तुम्हारा, अच्छा नहीं, पहले एक चीज ध्यान दो, इस रिएक्शन की जो तुम्हारी RDS इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन, इट इज सेकंड रिएक्शन, SO2 plus O2 gives SO3 in presence of catalyst। ठीक है, आया समझ में? अब इसका तुम्हें टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंस देखना है। टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंस जैसे हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस में देख रहे थे, तो बताओ भाई, डेल्टा H क्या बताया था, नेगेटिव मानोगे। ठीक है, आया समझ में? नहीं दे रखा है तो नेगेटिव मानो। एक वो रिएक्शन N2 plus O2 के NO या NO plus O2 के NO2, इन दोनों के लिए तुम्हें पॉजिटिव मानना है, तो डेल्टा H नेगेटिव है तो मैं क्या बोलूंगा, रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट लो टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक है तो तुम्हारा लो टेम्परेचर में फॉरवर्ड पे जाएगी। एंड अब प्रेशर के रिलेशन में देखो, SO2 plus half O2 gives SO3, डेल्टा Ng नेगेटिव है, और डेल्टा Ng नेगेटिव है, हेंस प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाएगी तो क्या आ जाएगा, हाई प्रेशर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ठीक है, आया समझ में? तो दिस रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशन। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। और प्रोसेस भी जैसे कहा था, लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, NO को O2 के साथ ऑक्सीडाइज करके NO2 बनाते हैं। अब ये NO2 SO2 को ऑक्सीडाइज करके SO3 में बनाता है और NO वापस जनरेट कर देता है। ठीक है, तो NO जितना यूज हो रहा था उतना जनरेट हो जा रहा है, हेंस NO इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। NO यहां पे क्या होता है, कैटलिस्ट। और फाइनली SO3 को पानी मिला दिया, H2SO4 बन गया। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें तुम्हें ये रिएक्शंस ध्यान नहीं रखनी। ठीक है, लिखवा दें लेकिन इसको ध्यान रखो। याद क्या रखना है, सिर्फ पहले तो प्रोसेस का नाम, ये तुमसे पूछ देगा लेड चैम्बर प्रोसेस किसकी प्रिपरेशन में यूज होता है, तो तुम्हें याद होना चाहिए कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रिपरेशन में। दूसरा, कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है इसमें, NO। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, अच्छा एक और प्रोसेस यहां पे याद रख लो, बर्कलैंड-आइड प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस के नाम कभी कभी डायरेक्ट आ जाते हैं। दिस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ HNO3। HNO3 का एक हमने पढ़ा था ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड के अलावा ये भी आता है बर्कलैंड-आइड प्रोसेस विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ HNO3। ओस्टवाल्ड प्रोसेस का सब कुछ याद होना चाहिए। सिमिलरली इसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस का सब कुछ याद होना चाहिए। लेड चैम्बर और बर्कलैंड-आइड इनके तुम्हें सिर्फ याद होने चाहिए कि ये किसकी प्रिपरेशन में ये क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे तुम्हारा नेक्स्ट H2SO4 की फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल। H2SO4 इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है, आया समझ में? फ्रीजेस एट 283 केल्विन एट बॉयल्स एट 611 केल्विन। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, फ्रीजेस तुम्हारा 283 केल्विन, बॉयल्स से 600 केल्विन। तुम्हारा वैल्यूज एग्जैक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या याद रखना इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट है, वो एक चीज ध्यान दो। तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इज
ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। सिमिलरली जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तुम्हें पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यू से ध्यान नहीं रखनी है, बस ध्यान रखना है इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। वाटर के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है ज्यादा। दूसरी चीज ध्यान दो, HNO3 का एक बार ध्यान करो जाके, HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता था, सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट भी वाटर से कम होता था, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ HNO3 वर लेस देन ऑफ वाटर। तो अगर मैं इन तीनों के बीच में एक तुम्हारा स्केल देखूं तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा, देखो सबसे ज्यादा H2SO4, फिर H2O और HNO3। ये बस तुम्हें ध्यान होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यूज इनके फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सीरीज ऑफ सॉल्ट्स H2SO4 है, डाइबेसिक एसिड है। एक तो HSO4 माइनस बनाएगा, एक SO4 माइनस बनाएगा, तो इट विल हैव 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। आया समझ में। कौन कौन से, एक तो सल्फेट्स और एक बाइसल्फेट्स। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया था H2SO4 गिव्स HSO4 माइनस प्लस H प्लस Ka1 फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, और HSO4 माइनस गिव्स SO4 माइनस प्लस H प्लस Ka2। बोला Ka1 इज लार्जर देन Ka2 वाई, ठीक है। तो अब इसका देखो रीजन देखो, H2SO4 में जब H प्लस रिमूव करना है तो ये वाला H प्लस रिमूव किया, ये वाला H प्लस रिमूव किया तो ये HSO4 माइनस बना। अब HSO4 माइनस से जब तुम्हें ये वाला H प्लस रिमूव करोगे तो SO4 माइनस बनेगा, ठीक है। तो K1 अगर K2 से ज्यादा है, मतलब पहला H प्लस रिमूव करवाना इजी है एज कंपेयर टू सेकेंड H प्लस रिमूव करना। समझ में आया, ठीक है। अगर K1 K2 से ज्यादा है मतलब फर्स्ट H प्लस इज रिमूव्ड इजिली, दिस वन इज रिमूव्ड इजिली एज कंपेयर टू दिस वन। अब ऐसा क्यों, ध्यान दो, देखो जब ये H2SO4 था तो न्यूट्रल था, अब न्यूट्रल था तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, दो H2SO4 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन इस केस में तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कर रहा है, H को, ऑक्सीजन का लोन पेयर। लेकिन जब इसने अनायन फॉर्म कर दिया तो अनायन फॉर्म कर दिया तो इस केस में इससे हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कर रहा है, O माइनस आयन। O माइनस और O के लोन पेयर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा किस में होगी, O माइनस में। और O माइनस में अगर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मतलब दिस H इज मोर स्टेबली या मोर स्ट्रांगली बॉन्डेड टू O माइनस, मोर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसको रिमूव कर पाना इजी नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इसका रीजन क्या आएगा, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं क्यों। K1 इज ग्रेटर देन K2 बिकॉज H बॉन्डिंग इन second hydrogen is very large as compared to first hydrogen, ठीक है। hence इसको रिमूव कर पाना डिफिकल्ट है, hence K1 is greater than K2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, डिहाइड्रेटिंग नेचर, देखो अभी प्रॉपर्टीज ध्यान दो। डिहाइड्रेटिंग नेचर, डिहाइड्रेटिंग नेचर की अगर तुमसे बात करें तो CH3CH2OH इज कंसंट्रेटेड H2SO4, तुमने पढ़ रखा है E1 रिएक्शन, अल्कीन प्लस H2O, ठीक है। जैसे दिस इज एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, ठीक है। HCOH, देखो पानी निकालते जाओ, H2O निकाल दो, क्या बचा CO। ये क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ये कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इज H2C2O4, H2O निकालो, क्या बचा C2O3, और C2O3 मतलब CO प्लस CO2, ठीक है। ऐसा समझ में, पानी निकाल दो। एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, शुगर को जब तुम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 पास करते हो तो क्या बना देता है, C प्लस H2O। दिस इज नोन एज चारिंग ऑफ शुगर, दिस प्रोसेस इज नोन एज चारिंग ऑफ शुगर। क्या होता है, जब तुम शुगर में H2SO4 डाल देते हो तो काली पड़ने लगती है। काली क्यों पड़ती है, बिकॉज इट डिहाइड्रेट्स इट्स, इससे वाटर रिमूव कर देता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बन में, हेंस इट टर्न्स ब्लैक। दिस इज नोन एज चारिंग ऑफ शुगर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ठीक है।
नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर बोला जाए तो देखो H2SO4 खुद किस में जाएगा, SO2 में। तो देखो Cu को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, Cu2 प्लस, खुद किस में जाएगा, SO2। ठीक है। नेक्स्ट S प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4 खुद किस में गया, SO2 में। S को किस में ऑक्सीडाइज किया, SO2। खुद SO2 में C को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, CO2। खुद SO2 Br माइनस को Br2। एक रिएक्शन ध्यान रखो, K4FeCN6 प्लस H2SO4 प्लस H2O gives K2SO4 प्लस FeSO4 प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस CO। अब इसमें पूछता है क्या है कि जब K4FeCN6 को H2SO4 के साथ तुम पास कराओगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, गैस कौन सी इवॉल्व होती है, CO। ठीक है, आया समझ में। ये रिएक्शन अलग से तुम्हें ध्यान रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लियर है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस ध्यान से देखो। अब इसमें देखो एक दो पॉइंट्स तुम्हें बताते हैं। जैसे बोला Cu प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, Cu प्लस डाइल्यूट H2SO4, Zn प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4। ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डाइल्यूट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अब ध्यान दो, जब मैंने Cu की कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई तो उसको Cu2 प्लस में ले गया और प्लस साथ में क्या बना दिया, खुद किस में रिड्यूस हो गया, CO2 में। Zn की कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराई, Zn2 प्लस में प्लस साथ में क्या बना दिया, SO2। ठीक है, अब डाइल्यूट के साथ रिएक्शन देखें तो एक चीज तुमने पढ़ी होगी, जो हाइड्रोजन को उसके एसिड से कौन से मेटल डिस्प्लेस कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसके ऊपर लाई करे। ये पॉइंट तुम लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर से एक बार देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान दो मैं पॉइंट क्या बता रहा हूं। हाइड्रोजन कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स बाय ओनली दोज मेटल्स विच लाई अबव इट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो Zn तो तुम्हारा H2SO हाइड्रोजन के ऊपर लाई करता है, तो ये तो डिस्प्लेस करके ZnSO4 प्लस H2 बना देगा, लेकिन Cu तुम्हारा हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है, हेंस ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा था, इसलिए इसने इसको किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया, CO2 प्लस में, और खुद किसमें रिड्यूस हो गया, SO2 में। लेकिन डाइल्यूट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वाला होगा। हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर पाएगा, जो इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर लाई करता है। तो Cu नीचे लाई करता था इसलिए डिस्प्लेस नहीं कर पाया, लेकिन Zn ऊपर लाई करता था, हेंस इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो पहला क्वेश्चन पूछता है क्या, इस टाइप के। सेकंड पूछेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, Zn की जब ट्रीटमेंट हो रही है SO2। डाइल्यूट H2SO4 में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, H2। क्यों ऐसा, बिकॉज डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें क्या हो रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी है कि मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट, क्लियर है, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। समझ में आया, ठीक है। इसको एक बार पढ़ो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको एक बार फिर से वाला पॉइंट देखेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज लेस वॉलेटाइल। तुम्हें बताया था इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा आ रहा था, अब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा आ रहा है, हेंस से बहुत ही कम वॉलेटाइल होता है, एंड हेंस कैन बी यूज्ड टू डिस्प्लेस मोर वॉलेटाइल एसिड्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट। देखो जैसे NaNO3 है, तो NaNO3 को मैंने किया तो क्या बनाऊंगा आयन एक्सचेंज से, देखो Na2SO4 प्लस HNO3, तो ये लेस वॉलेटाइल, ये मोर वॉलेटाइल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है, H2SO4 इज लेस वॉलेटाइल एंड डिस्प्लेसेस मोर वॉलेटाइल एसिड्स फ्रॉम देयर सॉल्ट्स। ये वाली रिलेशन है, ध्यान दो। जब तुम्हें प्रिपरेशन ऑफ HNO3 बनाया था, वहां बताया था कि न्यूट्रल और ये एसिडिक, एसिड कैसे न्यूट्रल के साथ रिएक्ट कर जा रहा है। तो ये एक्चुअली आयन एक्सचेंज नहीं है, हो क्या रहा है कि H2SO4 लेस वॉलेटाइल है, एसिड है, और ये मोर वॉलेटाइल एसिड को अपने सॉल्ट से क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, आया समझ में। ये बताओ भाई, Na2SO4 प्लस HF, ये बताओ CaSO4 प्लस HCl,
CaSO4 प्लस H2CO3 और H2CO3 जैसे बनेगा, किसमें टूट जाएगा? H2O प्लस CO2। समझ में आया? ठीक है, आया समझ में? ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।